अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? सुपर फिक्स एशिया कप एनालिसिस के साथ एक दफ़ा से फिर मैं आपका होस्ट ज़हीब नबील हाज़िर हूँ और इस दफ़ा मेरे साथ एक नहीं बल्कि 2-2 क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे हरदिल अज़ीज़ यासिर भाई जिनकी आवाज़ आप हमेशा सुनते रहते हैं, मधुर आवाज़ों ने यहाँ के जो है ना हर क्रिकेट इवेंट की कमेंट्री बॉक्सेस को जो है ना बिल्कुल जो है ना जगमगा दिया है और साथ हमारे मौजूद हैं आशिक भाई भी, जो ना कि सिर्फ़ एक बहुत अच्छे क्रिकेट कमेंटेटर और एक्सपर्ट हैं बल्कि उसके अलावा एक बड़े मज़ेदार जादूगर भी हैं, जो छोटे-मोटे जो है ना करतब, जादूगर अक्सर इनसे बात करते मुझे डर लगता है कि मैं स्क्रीन में से कहीं गायब ना हो जाऊँ। तो देखते हैं जी ये दोनों किधर हैं? वक़्त ज़ाया किए बगैर इन सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं इसके अंदर और ये हमारे साथ मौजूद हैं आशिक भाई और यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम आशिक भाई, अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है ना हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और आज क्रिकेट के बारे में, एशिया कप के बारे में जो है ना कुछ नई बातों का हम लोग आप लोगों के साथ स्टार्टअप करेंगे। तो सबसे पहले यासिर भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। जी, वालेकुम कैसा अस्सलाम। जा रहा है? बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने इस इवेंट के लिए बुलाया है और मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त जो आपने ये शुरू किया है टॉपिक के एशिया कप को हमें बल्कि ओवरऑल तो सुपर फिक्स बेसिकली क्रिकेट जो है वो उसको देख रहा है। लेकिन जब बात एशिया कप की चल रही थी, एशिया कप के मैचेज़ हो रहे थे, तो मेरे ख़्याल में एक बहुत ही बेहतरीन जो आपने बीच में चिट-चैट सा कॉर्नर एक क्रिएट कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त सी चीज़ है जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए और क्रिकेट लवर्स के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स ऐसे लेके आ सकते हैं जो हम समझते हैं कि बेहतरी उसमें क्रिकेट के उसके उनके साथ हो सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया यासिर भाई और आशिक भाई 2 दिन पहले आप और मैं इकट्ठे थे इस प्रोग्राम में लाइव और बिल्कुल। आपका दिल कह रहा था कि पाकिस्तान जो है ना वो फाइनल में पहुँच जाएगा और मैं आपको कह रहा था कि दिमाग की बात मानें और मुझे नहीं लगता कि पहुँचने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका सवाल सॉरी मैंने रोक दिया। सबसे पहले हमारी जो सुपर फिक्स की कम्युनिटी है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की, उसका एक बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोगों को आया, बड़े अच्छे उस पे व्यूज़ आए और सबसे अच्छी बात कि लोगों ने हमारे एनालिसिस को अच्छी नज़र से देखा। दूसरा जो मैं उस पे बात करना चाहूँगा, ज़ेब भाई आप देखिए जिस दिन मेरी और आपकी बात हुई, उसके बाद इतनी इंजरीज़ हो गई पाकिस्तानी टीम में, पता नहीं शायद उन्होंने आपकी बात सुन ली कि आगे नहीं जाना। इमाम इंजर्ड हो गए, हारिस पहले से इंजर्ड थे, नसीम ने उनकी इंजरी क्लब को जॉइन कर लिया और उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, वो सामने आ गई। ये एक किस्म से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो गया पाकिस्तान के लिए कि बेंच स्ट्रेंथ अभी से पता चल गई है, आने वाले वर्ल्ड कप से पहले। तो मैं एज़ अ सपोर्टर को ख़ास खुश तो नहीं हूँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से और वो फाइनल तक नहीं पहुँचे। लेकिन ओवरऑल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ है। वो कहते हैं कि लक फेवर्स द ब्रेव। श्रीलंका बहुत अच्छा से खेला और मेरे ख्याल में इस दफ़ा लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। वो काफ़ी प्रिपेयर्ड थे जब वो बैटिंग करने के लिए आए। तो बस यही हुआ है कि दोनों अच्छी टीमों ने क्वालीफाई किया है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में कहीं न कहीं डिज़र्व नहीं कर रहा था। अच्छा, तो यासिर भाई आपसे सवाल ये है कि जब जो है ना ये एकदम अर्ली विकेट लूज़ हुई थी स्टार्टिंग में श्रीलंका की, तो आपको लग रहा था कि श्रीलंका जो है वो चेस कर सकेगा? आई थिंक कुसाल साहब थे जिनकी विकेट जो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जो है ना कुसाल परेरा आई थिंक उनकी विकेट गई थी और तब लग रहा था कि श्रीलंका एकदम प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन उनके बाद एक और भाई आए और उन्होंने पूरी काया पलट दी 96 स्कोर और ये सब कुछ। आपका क्या एनालिसिस है इस गेम के बारे में और बारिश को आप कोई दोषी देंगे इस गेम में या आपके ख्याल से नहीं परफॉर्मेंस का इशू है? जी ज़हीर भाई देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम सबको बीइंग पाकिस्तानी कौम भी समझनी चाहिए कि क्रिकेट हमेशा से एक ऐसी गेम है कि उसमें से जीतना सिर्फ़ एक नहीं होता, कोई भी गेम हो सिर्फ़ एक ही विनर कहलाता है और विनर वही होता है जो बेस्ट परफ़ॉर्मेंसेज़ देते हैं। अब श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के ने आपने देखी कि हर शोबे में उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं, चाहे उनकी फील्डिंग हो, उनके टॉप ऑर्डर बैटिंग बैटिंग हो, उनके स्पिनर हों या उनके फास्ट बॉलिंग हो। कहीं न कहीं फास्ट बॉलिंग थोड़ी-सी उनकी वो जो है उस ट्रैक पे नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बड़े बेहतरीन तरीके से कवर किया था। मैं ये समझता हूँ कि श्रीलंका की टीम ने एज़ अ टीम जो हमें खेल पेश किया है, उससे बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए। आपका क्वेश्चन था कि पहली विकेट गिरने के बाद तो जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। जब देखिए हम लोग शाहीन से बड़ी तवक्कुआत पूरी कौम को होती हैं, शाहीन पिछले कुछ मैचेस में हम उस तरह से उसको नहीं ले पा रहे, लेकिन फिर भी जैसे ही पहली विकेट गिरती है तो हमारी उम्मीदें एकदम आसमान तक पहुँचती हैं कि बस अब जो है वो ब्रेक थ्रू मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ की बात करें कि श्रीलंका के बैट्समैनों ने जो उनको बेसिकली जो प्लान मिला था,
उसको बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। आप देखें कि विकेट गिरने से उनको प्रेशर ही नहीं हुआ। उनकी बॉल टू बॉल जो एवरेज है वो बिल्कुल उसी तरह से आखिरी बॉल तक चलती रही है, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने जो दिए गए प्लान पर प्रॉपरली वर्कआउट किया है और उसी तरह से सेंसिबल बैटिंग की है जो जो कि उस वक्त की ज़रूरत थी। इसमें थोड़ा-सा मैं ये ऐड करना चाहूँगा ज़ोहेब भाई, आपने देखा जब उनकी पहली विकेट रन आउट हुआ, तो उन्होंने एक जो काम किया ना रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो उन्होंने बिल्कुल। इतनी शानदार की कि उन्होंने बिल्कुल जो रन रेट है उसको खराब होने ही नहीं दिया। रनिंग बिटवीन द विकेट्स ये भी बात साबित करती है कि हाउ फिट दे आर। उनकी टीम ने इंतहाई अच्छा किया, और हमारी जो टीम है उसका कहीं न कहीं दारोमदार होता है कि शाहीन आएगा, पहले 1-2 विकेट निकालेगा। अगर इन केस वो नहीं निकाल पाता, तो पीछे आके हारिस और नईम पूरी सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस बार हुआ क्या कि जब शाहीन को भी विकेट नहीं मिली, तो वापस जो बैकअप बॉलर थे वसीम और जमान खान, वो भी विकेट लेस चले गए। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि श्रीलंका ने जो रन रेट था उसको भी कंट्रोल में रखा और बहुत ही अच्छा खेल पेश किया, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आए। ये तो अच्छा हुआ कि जो स्पिनर्स ने आके कुछ विकेट्स ली और पाकिस्तान का कमबैक हुआ, वरना एक स्टेज पे तो लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में कमबैक ही नहीं करेगा और बड़ी रुसवाई के साथ वापस आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में शायकीन क्रिकेट को एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। हम जब कहते हैं कि शायकीन क्रिकेट, तो मतलब जो सारे देख रहे हैं, नहीं कि हम कहते हैं कि शायकीन पाकिस्तान क्रिकेट, तो ज़ाहिर है हमारे लिए तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल क्रिकेट जो देखने को मिली, वो मेरे ख्याल में बहुत ही उम्दा क्रिकेट कल देखने को मिली। दैट्स ग्रेट। यासिर भाई, आपको जी। क्या लगता है जो ज़मान खान जो एक नया एडिशन आया है, मैं कहता हूँ कल का मैच तो हम हार गए, लेकिन हमने एक बहुत अच्छी फाइंड भी की है। कहते हैं हर बुरी चीज़ में कुछ अच्छा भी होता है, और कहते हैं कि हर इख्ताम के बाद एक नई इब्तिदा भी होती है। तो शायद हमें एक अच्छा नया बॉलर मिल गया अपनी टीम के लिए, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मैच के बेसिस पे हम लोग ये असम्पशंस नहीं कर सकते? जी, बिल्कुल, मैं आपकी लास्ट जो आपने बात कही है उससे बिल्कुल एग्री हूँ कि एक मैच पे कहीं भी जाके इतने बड़े इवेंट में और इतने बड़े मैच हुँ, में हम लोग इस चीज़ को प्रूव हुँ, ना कर सकें शायद। देखिए, ज़मान खान ने बहुत सारी जगहों पे ये प्रूव किया है, लेकिन वो हमारे इनसाइड द कंट्रीज़ लीग थी, पीएसएल की बात कर रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे हुँ, उसने बहुत सारी जगहों पे अपनी टीम के लिए बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं, और डेथ हुँ, ओवर्स का बेहतरीन बॉलर वो अपनी टीम के लिए समझा बिल्कुल। जाता था। लेकिन हुँ, यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक तो सबसे पहले जो एज उसकी बॉल पे निकला था, उसने ही ओवरऑल देखें जो उसने पहली जो 3 डिलीवरीज़ डाली थी वो परफेक्ट थी, मतलब उसके जो माइंड में चल रहा था वैसा ही हुआ। लेकिन उस बाउंड्री के बाद अनफॉर्च्यूनेट था वो, लेकिन ये है कि उसके बाद से उसका रिदम, उसका मोमेंटम टूटा है, और फिर जो आखिर में उसने जो देखिए अब उसी के मशवरे के साथ और बाकी सीनियर प्लेयर्स के मशवरे के साथ फील्ड सेटिंग हुई है। फिर फील्ड सेटिंग होते हुए उसने जो लास्ट डिलीवरी जो बॉल की है, मेरे ख्याल में वहीं पे उसका जो है वो माइंड प्रॉपर नहीं था कि मुझे जो बॉल करनी है वो कहाँ पे पिच करनी है। और हुँ, हुँ, अगली साइड पे जो अपोनेंट साइड पे आप देखें बैट्समैन जो खड़ा था, मैं इसको तारीफ बिल्कुल करूंगा कि उसने आखिरी बॉल तक अपने नर्व्स को ऐसे कंट्रोल किया है कि जैसे वो बहुत मैच्योर प्लेयर हो। इवन कि वो बिल्कुल यंगस्टर हैं, नए प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी सीनियर प्लेयर होता, कोई भी और प्लेयर होता उसकी जगह, तो शायद वो हिट पे जाता, बड़ी शॉट लगाने की कोशिश करता, लेकिन उस बैट्समैन ने श्रीलंका था शायद वो, उसने कितनी बेहतरीन तरीके से उस गैप को ढूँढा है, नज़र में रखा है और हल्का-सा उसको उसको फ्लिक करके बॉल को अपनी टीम के लिए वो कुछ कर दिया जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ज़मान खान बिल्कुल नो डाउट एक बहुत बड़ा एडिशन है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिए, जैसा कि हुँ। अब हम देख रहे हैं कि हमारी पेस बैटरी वो नहीं रही है जिसकी हम लोग एशिया कप से पहले समझ रहे थे। लेकिन ज़मान खान को इस लेवल तक जो आप कह रहे हैं पहुँचने के लिए मेरे ख्याल में कुछ 1-2 बड़े टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे। ग्रेट, ग्रेट यासर भाई। तो आशिक भाई, आपका क्या ख़्याल है वो जो एक चौका लग गया था सेकंड लास्ट बॉल पे? हुँ, हुँ। देखें, इस तो तरह के एजेस होते हैं मैचेस में। हम भी अफ़गानिस्तान के साथ भी एक मैच हमने जीता है जिसपे इस तरह का ही तकरीबन एक एज लगा, और हमारी टीम वो मैच जीत गई थी। देखिए, इस तरह तो मैचेस में होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बाबर की कप्तानी पे बात आगे करेंगे इस सेशन में। लेकिन जहाँ पर जो मैंने देखा है कि बाबर ने ज़मान खान से ओवर कम करवाए हैं, ये उसका 6th ओवर था शायद। और इसी तरह हुँ, वसीम जूनियर को दोबारा चांस ही नहीं दिया गया, 3 ओवर्स के बाद उसने कोई ओवर करवाया ही नहीं। जबकि पूरे मैच में हमने ये देखा है, जब फास्ट बॉलर्स आए हैं, तो एजेस निकले हैं, विकेट्स के पास से गुजरते रहे हैं, काफ़ी लक ने साथ भी दिया थोड़ा बहुत श्रीलंका का। लेकिन मेरे ख्याल में हुँ, ज़मान और वसीम के ओवर्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे, जबकि शादाब के ओवर जो है वो कम किए जा सकते थे। तो ज़मान खान डेफ़िनेटली एक अच्छा एडिशन है आपकी बेंच स्ट्रेंथ में, हुँ, हुँ, और मैं तो यही कहूँगा कि उसको स्क्वाड के साथ रखें। यहाँ पे एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा, जब भी कोई टीम इस तरह के बड़े इवेंट में जाती है, जैसे पाकिस्तान गया, पहला मैच नेपाल के साथ था, अगला मैच बांग्लादेश के साथ था।
आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं टेस्ट की, ये मेरी समझ से बाहर है। आप वही बॉलिंग अटैक शाहीन, हारिस और नसीम को लेकर नेपाल के खिलाफ भी उतर गए, वही आप बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है बांग्लादेश के खिलाफ भी लेके उतर गए। अगर उनमें से किसी एक मैच में आपने जो वसीम जूनियर है उसको चांस दिया होता, तो आपको पता होता कि इन विच एरियाज इज गुड एंड ही कैन इम्प्रूव, और उस पर फिर काम किया जा सकता था, तो वो इस तरह के क्रूशल टाइम में काम आ सकता था। अभी देखिए हमारे पास आगे जो आने वाला इवेंट है वो इस इवेंट से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। तो हमारे वर्ल्ड कप। पास अब, या वर्ल्ड कप, अब हमारे पास वर्ल्ड कप में हम उस पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन हमारे पास अब ये मौका नहीं रहा कि हम किसी इंटरनेशनल इवेंट में, मतलब या कोई सीरीज में इन प्लेयर्स को चेक कर सकें। अभी हमें इनके साथ ही जाना पड़ेगा। और हम सबको अब यही, जैसे मैंने परसों कहा कि दुआ करनी चाहिए कि हारिस और नसीम फिट हो जाएं और हमारा वही बॉलिंग अटैक वर्ल्ड कप में वापस आए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि वर्ल्ड कप में जैसे पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ है पाकिस्तान का, डेफिनेटली उस दिन जो आपके मेन स्ट्रीम के बॉलर्स हैं उनको रेस्ट देके इनमें से किसी एक फ्रेश ब्लड को चांस दिया जाए, ताकि वो परफॉर्म करे और आपको पता चले कि हाँ यार ये बंदा भी हमारे पास बेंच पे है, और वो इस तरह का अगर कोई मिसहैप होता है तो उसमें वो काम आ सके। गॉट योर पॉइंट। यासिर भाई, मैं आशिक भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि आशिक भाई पहले बंदे नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हर तरफ देख रहा हूँ, बाबर की कप्तानी पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तो खैर हम लोगों की आदत भी है, जब हम अपने लॉस के बाद जब हम जीतते हैं तो कहते हैं ना, अच्छे वक़्त के सारे साथी होते हैं, बुरे वक़्त के में सब साथ छोड़ देते हैं। तो जो है साया भी जो है ना, वो जो है ना रोशनी में साथ देता है, अंधेरे में आके वो भी गायब हो जाता है। ये तो एक इंसानी फितरत भी है। लेकिन कुछ लेजिट क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं कि बाबर ने कुछ कैप्टेंसी में मिस्टेक्स की हैं, मेजर मिस्टेक्स, स्पेशली फील्डिंग जो एंड में एक चौका, मैं एज से पहले वाले की बात कर रहा हूँ, जो एक चौका था स्लिप होना चाहिए था, वहाँ पे हुआ। उसके बाद कुछ बॉलर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं किया गया। और एक और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी चल रही है कि बाबर ने जो है ना, वो अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब टीम की बारी आती है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा जस्टिफाइड एलिगेशंस हैं, बट दिस इज़ द ट्रेंडिंग टॉपिक्स एट द मोमेंट। तो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन राइज हो रहे हैं उस पे, उसकी परफॉर्मेंस पे भी अब लोग बात करने लगे। मैं समझता हूँ कि एशिया कप का सबसे जो मुश्किल तरीन इस वक्त पहलू मैं समझता हूँ कि भारत से जी। जो हम लोग हारे हैं, वो सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल डेंट था पाकिस्तानी टीम पे, और जिसका असर मेरे हुँ, ख्याल हुँ। में अगले आने वाले कुछ वक्तों तक रहेगा। हम लोग जब इंडिया से हारे और एक बड़े मार्जिन के साथ हारे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो शिकस्त जो हुई है, उसने पूरी टीम का मोरल एकदम से डाउन कर दिया है। और हुँ, अभी तक हुँ। वो उस शौक में है, बल्कि इवन के पूरी पाकिस्तानी कौम उस शौक में है कि हमारी पेस बैटरी, हमारे मिडल ऑर्डर, हमारे टॉप के जो बैट्समैन हैं, वो कहाँ चली गई वो परफॉर्मेंसेज जो इनको नंबर 1 पे लेके आई हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इतने बड़े मार्जिन से हारना, फिर ऐसी टीम के खिलाफ जिसके खिलाफ पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो, पूरी दुनिया देख रही हो, तो एक वो जो डेंट पड़ा हुआ है, उसने इस श्रीलंका के मैच पे भी अपने हुँ, असरात छोड़े हैं। और जो हमने बाबर की कप्तानी में देखे हैं कि वो नर्वस था, और हुँ, बल्कि हुँ। बाकी सारी टीम की मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ तो यकीन जानिए कि हमारे ओपनर्स को देख लें, फ़खर ज़मान की बात करूँ तो वो बिल्कुल, उसको समझ ही नहीं आ रही है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और फ़खर ज़मान की बात करूँ तो उसका ऐसा हो चुका है कि वो ही इज़ अ वॉकिंग विकेट फॉर पाकिस्तान के, मतलब कोई भी टीम आए उसे मार के चली जाती है, और पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर वहीं से जो है वो प्रेशर में चला जाता है। बाबर की कप्तानी की बात करते हैं, देखिए नो डाउट कि बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है, ये मैं, आप या पाकिस्तानी नहीं कह रही, ये दुनिया कह रही है। रैंकिंग में इस वक्त बिल्कुल। बाबर आज़म नंबर 1 बैट्समैन है, और उसकी लेकिन यासिर भाई, एक छोटा-सा क्वेश्चन है, जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो सारी जो रन्स और चीज़ें छोटी टीमों के आगे बना लेते हैं। जैसे नेपाल के आगे बना लेते हैं, बांग्लादेश के आगे बना लेते हैं। जहाँ पे अक्सर खेलने वाली जगह आती है, वहाँ पे वो कुछ नहीं करते। देखिए श्रीलंका के अगेंस्ट 24 रन बना के आउट हो गए, इंडिया के अगेंस्ट आपको पता ही है कि क्या हुआ। देखिए तो इसके ऊपर भी परफॉर्मेंसेस कुछ ज भाई, बातें हो रही हैं इस टाइम। जब परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, चाहे देखें गेम में जब ग्राउंड पे होते हैं, कोई टीम हुँ, छोटी या बड़ी नहीं होती है। आपकी हुँ, परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं, चाहे वो बड़ी टीम के खिलाफ हों। आप बाबर को देखें, यही बाबर और यही रिजवान थे जिन्होंने इंडिया के ही खिलाफ विदाउट एनी लॉस आपको मैच एक बहुत बड़े मार्जिन से जिताया, वो भी एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, तो वहाँ भी जी। बाबर ही खड़ा था। तो मतलब ये चीज़ें काउंट नहीं होती हैं कि आप किसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंसेस देखी जाती हैं, और उस बेस पे, हाँ, जब कप्तानी की आपने सवाल पूछा है तो उस पे डेफिनिटली बाबर, ही इज़ नॉट अ मैच्योर्ड कैप्टन, इवन ही इज़ नॉट अ मैच्योर्ड क्रिकेटर, बिकॉज़ उसकी उम्र देख लें, उसके एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा नहीं, अपनी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा तवज्जो होगी, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको ग्राउंड के अंदर रह के सीखनी पड़ती हैं, और इस हार के बाद भी बाबर ने बहुत कुछ सीखा होगा,
और पहले भी जो जीत इवन होती है उसमें भी गलतियां डेफिनेटली टीम का बहुत बड़ा थिंक टैंक है जो बैठते हैं जो उनको बताते हैं जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट होती है। लेकिन क्या बाबर अगर कैप्टन ना हो तो आपके पास ऐसा कौन सा बेहतरीन ऑप्शन है कि वो आपकी टीम को लेकर चले, ये भी एक सवाल है ना। तो मेरे ख्याल में हमें बाबर को बैकअप करना चाहिए। इस वक्त हारे हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम एक बड़े इवेंट के लिए जा रहे हैं और वो इवेंट ऐसा है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं और हमें हमें बहसीत कौम अपनी टीम के मोरल को अप रखना है, उनको अभी से बैकअप करना है। जहाँ गलतियां हैं वो डेफिनेटली पीसीबी और मैनेजमेंट ने वो सारी चीज़ें नोट की होंगी, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो उस पर डेफिनेटली सारी चीज़ें होने वाली हैं। जी। तो आशिक भाई, यासिर भाई ने भी एक पॉइंट ऑफ व्यू समवेयर कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट यू सेड, लेकिन एक क्वेश्चन जो है इनकी डिस्कशन छोड़ के बाबर नहीं तो कौन? जी इसका क्या देखें, जवाब है आपके पास? मैं इसका ये जवाब दूंगा, बाबर नहीं तो बाबर। ठीक है, एक वक्त था कि हमारी टीम में 6-7 कैप्टन खेल रहे होते थे। उसका नुकसान क्या होता था कि हर बंदा अपनी चला रहा होता था और कुछ प्लेयर डिवाइडेड होते थे तो टीम परफॉर्म नहीं कर पाती थी। बाबर का जो इस वक्त सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारी टीम के लिए वो ये है कि हर बंदा उसको कैप्टन मानता है। रिजवान एक अच्छा परफॉर्मर है लेकिन उसको कैप्टन मानता है, शाहीन एक अच्छा परफॉर्मर है लेकिन उसको कैप्टन मानता है। ये किसी भी टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है। मैं यहाँ पे थोड़े से आपके साथ स्टैट शेयर करता हूँ। ओडीआई में इस वक्त बाबर 863 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 बैट्समैन है, जबकि उसके पीछे शुभमन गिल जो कि 759 पे है। आपने जो बात की ना कि ये कमजोर टीमों को बाबर पैंटी लगा के नंबर 1 पे आ जाता है, तो दूसरी टीम्स भी इन्हीं कमजोर टीमों के साथ सीरीज रेगुलरली खेल रही होती हैं। तो ये तो पॉइंट जो है ना वो बाहर चला जाता है, क्योंकि बाबर ने परफॉर्म किया है इसलिए वो वर्ल्ड नंबर 1 है ओडीआई में। इस वक्त T20 में वो वर्ल्ड नंबर 3 है, रिजवान उसके ऊपर है नंबर 2 पर, और नंबर 1 पे सूर्य कुमार यादव है जो कि इंडिया के हैं। टेस्ट में भी वो नंबर 4 पर है इस वक्त, और उसके ऊपर जो 3 बैट्समैन है वो बहुत ही अच्छे टेस्ट बैट्समैन है, जिनमें विलियमसन है और जो रूट वगैरह हैं। लेकिन बाबर की जो परफॉर्मेंस है वही उसको कप्तान बनाए हुए है, और उसका कहीं ना कहीं दूसरे प्लेयर्स को पता है कि ये हमसे बहुत अच्छा है और हमने इसकी बात सुननी है। आ गई बात अब बाबर की कप्तानी पर, मैं तो ये कहूंगा जो यासिर भाई ने बात की कि हमारे पास अल्लाह ना करे कि हमारे पास कोई और ऑप्शन हो, मैं कहता हूँ ये इसको लेके चलें वर्ल्ड कप तक, और ये वही बंदा है जिसने पिछले दिनों में आपकी टीम को ओडीआई नंबर 1 भी बना दिया है। लेकिन उसको यहाँ पे सीखना ये है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी लैंग्वेज, हमारी जो होती है कम्युनिकेशन लैंग्वेज, उसमें हम लोग ये कहते हैं कि 67% जो है ना वो आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। वो अब अगर चौका लग रहा है और वो यूं कर रहा है, या फिर वो अपना चेहरा उतार के पंकज उदास बन गए हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है टीम के लिए। सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर आपने कप्तानी सीखनी है तो हमारे पास पड़ोसी मुल्क की मिसाल है MS धोनी। MS धोनी से हर कप्तान को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आपने आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो MS धोनी किस तरह अपने बॉलर्स के साथ बात करते थे, किस तरह उनको कॉन्फिडेंस देते थे। और होता क्या था कि बॉलर्स, आज जब इंटरव्यू चलते हैं ना इंडियन स्पिनर्स के या बॉलर्स के, तो वो कहते हैं हमें धोनी ने बोला इधर करो, और हम लोग कामयाब हुए। तो इसको कहीं ना कहीं चाहिए कि वो थोड़ा सा कर ले। और एक बात यहाँ पर और भी है कि जो मैं बाबर की साइड पे हूँ, उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे पास जो बॉलर है ना वो बच्चे नहीं है सर। ठीक है, हमारे पास इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो। बॉलर को भी खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। इंडियन मैच में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ बाबर आजम पे कि जी मैच शुरू हो रहा है और स्लिप नहीं है। वसीम अकरम ने क्रिटिसिज्म किया, दूसरे जो पैनल कमेंट्री पे बैठा हुआ था। ये बॉलर का भी काम बनता है कि जाके अपने कैप्टन को बोले आई नीड अ स्लिप। वो क्यों नहीं देगा, डेफिनेटली ही विल डू दैट वन। तो बॉलर्स को भी थोड़ा इनिशिएटिव करना चाहिए। अगर जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस दे कि आप भी बोल पड़ो भाई। अब देखें, जैसे यासिर भाई ने कहा, जमान खान ने फील्डिंग एडजस्ट की पूरी अपनी, कि मैंने अगली बॉल कहाँ पे करवानी है, लेकिन बॉल उसने करवाई मिडिल ऑफ द विकेट और उसको आराम से लेग पे वो खेला। तो पहले से प्लान ये भी हो सकता था कि मैंने मिडिल ऑफ द विकेट बॉल करवानी है, फील्डिंग मुझे हर तरफ चाहिए, एक सिंगल मिलेगा, अगर बॉल बीट होती तो LBW होगा, दैट विल बी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उन सब ने डिसाइड ये किया कि हाँ मेरी ऑफ पे बॉलें बीट हो रही हैं तो मैं उस तरफ ही करवाऊंगा। लेकिन फिर अगर बॉलर आपका एक क्रिमिनल एक्ट करता है और बीच में बॉल करवाता है, तो डेफिनेटली उसमें कैप्टन क्या कर लेगा। तो यासिर भाई के साथ बिल्कुल एग्रीमेंट है इस बात का कि बाबर आजम ही होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन, और जो बाकी टीम है वो उसको सपोर्ट कर रही है, और सपोर्ट करे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो यासिर भाई, आशिक भाई और क्रिकेट में भी पंकज उदास ना ले आएँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता, वो लेके आ गए हैं। लेकिन अब हम चलते हैं आपकी तरफ और आपसे पूछना चाहते हैं कि हमने बहुत सारी बातें कर ली, पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज़ भी कर लिया। तो आपके ख़्याल से जो है एशिया कप का अब जो फाइनल होने वाला है श्रीलंका और इंडिया के दरमियान, उधर आप किसका चांस देख रहे हैं?
श्रीलंका 6 दफ़ा पहुँच चुकी है फाइनल में। आई थिंक पता नहीं जीत कितनी चुकी दफ़ा है, जीत चुकी है, स्टैट्स 6 6 दफा दफ़ा जीत जीत चुकी चुकी है, है, 11 दफा 6 दफ़ा पहुंच जीत चुकी है। चुकी 11 दफ़ा पहुँच चुकी है, 7 दफ़ा शायद इंडिया जीत चुका है, इंडिया सबसे ज़्यादा दफ़ा जीता हुआ है एशिया कप। तो दोनों वो टीमें जो एशिया कप की यूजुअल फेवरेट्स हैं। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा इक्वलाइज़र मारने वाले हैं, जीतने वाले हैं श्रीलंका वाले? क्योंकि यूजुअली हम पाकिस्तानियों की दुआएँ श्रीलंका के साथ हमेशा होती हैं। यूजुअली हम उनसे मैच हारने को भी ज़्यादा उदास नहीं होते। ये वाला मैच ज़रा थोड़ा एक्सेप्शन था क्योंकि हमें फाइनल खेलना था, लेकिन एक नॉर्मल बात है। ज़ैहब भाई देखिए, जो भी होगा एक बहुत बेहतरीन मैच हम लोग देखेंगे। उसकी वजह ये है कि इंडिया की टीम कहीं न कहीं अंडर प्रेशर ज़रूर है, और वो हुँ, हुँ। इसलिए भी कि श्रीलंका से जो पिछला मैच इंडिया का हुआ था, वहाँ पे आप देख लें कि श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं, उन्होंने कितनी बेहतरीन बॉलिंग की थी, और इंडिया हुँ, को एकदम से बैक फुट पे चले गई थी इंडिया की पूरी टीम। ये तो लकीली मैं कहूँगा कि इंडिया के बॉलर्स को विकेट्स मिली हैं, लेकिन फिर भी आखिर तक कहीं न कहीं वो बिल्कुल इसमें थे कि कहीं हम हार ही ना जाएँ मैच। तो अब भी मैं श्रीलंका को ज़्यादा बेहतर इसलिए समझता हूँ कि मैं जैसे पहले भी अपनी कन्वर्सेशन में कहा है कि श्रीलंका के लड़कों ने एक टीम वर्क जिस तरह से करके वो आगे बढ़े। आप उनके सारे मैचेस देख लें, चाहे उन्होंने बिल्कुल। अफ़गानिस्तान से खेला हो, नेपाल से खेला हो, जिससे भी खेला हो, पाकिस्तान, इंडिया, उन्होंने किसी भी टीम को उस तरह से लिया ही नहीं है। अपने एक प्लान के मुताबिक खेले हैं, और एक टीम वर्क उन्होंने दिखाया है। जितनी बेहतरीन शानदार कैप्टेंसी उनका कैप्टन इस वक़्त कर रहा है, और लड़कों को बिल्कुल साथ लेकर उनसे मुशावरत के साथ वो हर चीज़ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन मैच होगा। इंडिया नो डाउट उनका पलड़ा कहीं न कहीं भारी ज़रूर होगा, लेकिन श्रीलंका मैं समझता हूँ कि जिस जज़्बे से वो खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि चांसेस कहीं न कहीं श्रीलंका के पास ही बहुत अच्छे हैं। प्रेशर डाल सकते हैं इंडिया पे, क्योंकि पिछला मैच कहीं न कहीं बहुत क्लोज़ गया था इंडिया के खिलाफ, और फिर पाकिस्तान से जीते हैं वो, और एक अच्छा मैच जीते हैं पाकिस्तान से। अगर यही प्लानिंग उनकी इंडिया के खिलाफ भी रहती है, विकेट्स अर्ली गिरती हैं, तो डेफिनिटली चांसेस श्रीलंका के पास हैं। और मेरी ज़ाती तौर पर ये ख्वाहिश है कि इंडिया से ज़्यादा श्रीलंका डिज़र्व करता है। क्यों? वजह उसकी सिर्फ़ इतनी है, मैं किसी और हवाले से उसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन श्रीलंका ने एशिया कप में जितनी मेहनत की है मेरे ख़्याल में, और जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के साथ मैचेस खेले हैं, तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका को आगे फाइनल में एज़ अ फाइनलिस्ट जाना चाहिए। हुँ, आशिक भाई, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में बगैर किसी पंकज के, बगैर किसी उदास के, इंडिया या देखिए, श्रीलंका? जब चिट-चैट हो रही होती है, तो इस तरह का एक छोटा-सा चुटकुला अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है, तो मेरे ख़्याल में हुँ। ये लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही मेरा एहसास की इससे बात है। रिलेशन आशिकी से की तरफ ज़्यादा जा रहा था, मज़ाक की तरह, लेकिन चलें ठीक है सर, आपकी बात अभी मानते हैं देखें, हम। यासिर भाई ने जो बात की है ना श्रीलंका के बारे में, हुँ, वो बिल्कुल 100% हुँ, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। हुँ, लेकिन इंडिया ने जिस तरह पहला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला और उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई, तो हुँ, आपने देखा दूसरे मैच में वो किस तरह उन्होंने कमबैक किया। वो टीम आई एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर के साथ, उन्होंने कहा भाई बिल्कुल। फेंटी लगानी है पाकिस्तान को, और उन्होंने फेंटी लगाई। अब श्रीलंका ने जो उनको थ्रेट दिया था पिछले मैच में, इस बार इंडिया मैदान में उतरेगा और इसी माइंडसेट के साथ उतरेगा कि श्रीलंका को फेंटी लगानी है। तो मुझे, हुँ, मैं कहूंगा तो नहीं, मैंने कहा था पाकिस्तान जीत जाएगा, तो वो पाकिस्तान हार गया। अगर ऐसे है तो फिर मैं ये कहूंगा कि इंडिया कल का फाइनल जीत रहा है। हुँ, अब हुँ। बाकी आप खुद समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, यासिर भाई एक सवाल है आपसे। आशिक भाई ने एक बड़ी मज़ेदार बात की है यहाँ पे कि जब उनको मार पड़ी थी, तो वो इस माइंडसेट के साथ आए थे कि हमने अटैक करना और फेंटी लगानी है। जब हमें मार पड़ी, तो उसके बाद हम दोबारा कोलैप्सिंग माइंडसेट के साथ दोबारा क्यों आए हैं? इधर पाकिस्तान टीम की क्या कमज़ोरी है जो आपको नज़र आती है? इस बात से आशिक भाई बताएं। एग्री नहीं करता हूँ। अगर हुँ, हुँ, भले वो मारने के माइंड से आए थे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी, उन्होंने कहीं न कहीं एक विकेट गिरती तो वो सारे का सारा प्लान वहीं पिच पे रह जाना था। ये हमारी हुँ, बैड लक रही है कि हमें उस मैच में पहले ओवर्स में विकेट नहीं मिली है। तो हुँ, हुँ, इसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया, और वो खेलते ही गए हैं। जब आपके 2 ओवर्स निकल गए किसी भी टीम के पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनके बाजू खुल जाते हैं। अब बाकी जो हुँ, हुँ, पाकिस्तान की बात करें, देखिए पाकिस्तान टीम का ये आज का मसला नहीं है। ये आप 90s से लेकर अब तक देखें, तो मिडल ऑर्डर हमारी कोलैप्स कर जाती है। जहाँ हम उम्मीदें रखते हैं, वहाँ मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर जाती है। ये पिछले मैच की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले देखिए इमाम उल हक अनफिट हो जाना ऐन मौके पे आके, और इसी तरह से बाकी जो, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हाफ फिट प्लेयर भी थे, कल के मैच को आपको खेलना चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान की बिल्कुल। इज़्ज़त की, पाकिस्तान की पहचान की बात हो रही थी। आपको बिल्कुल भी, अगर देखिए, मैं एक और चीज़ यहाँ पे कि श्रीलंका का एक स्पिनर था टिक्शाना, शायद वो बिल्कुल उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, लेकिन वो लड़खड़ा खड़ाते उसने बॉलिंग की है।
आपने ओवर के बाद जाके उसने फिर ट्रीटमेंट लिए, फिर वापस अपने 4 ओवर उसने कंप्लीट किए। हमारे पाकिस्तान के बैट्समैन थे, उनको हल्का सा फीवर हुआ है या कहीं न कहीं मेंटली वो डिस्टर्ब हुए, उन्होंने कहा मैं फिट नहीं हूँ, मैं नहीं खेल सकता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आपको अपनी टॉप ऑर्डर बैटिंग पे सोचना चाहिए। अगर बाबर आज़ आपको नज़र नहीं आ रहा, फ़खर ज़मान आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि वो नहीं खेल रहा है, तो कल के मैच में मैं समझता हूँ कि बाबर आज़म को और रिज़वान को ओपन करना चाहिए था। 20 ओवर निकालने चाहिए थे, जैसे पहले उन्होंने ओपन की है, ओपन करते रहे हैं T20 में भी, तो ये एक अच्छा चांस था, हमें टेस्ट भी हो जाता। तो ये है कि पाकिस्तान की आपको मिडल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कहीं न कहीं कर जाएगी, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा वर्ल्ड कप के दौरान भी। और इफ्तिखार एक वो बहुत अच्छा हमारे पास बैट्समैन है, उस पे आपको एतमाद करना चाहिए, उस पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि वो आपको एक मैच विनर खिलाड़ी के तौर पे देखें। कल की बॉलिंग उसकी देख लें, हालाँकि उसकी बॉलिंग बनती नहीं थी लेकिन दी और उसने इम्प्रूव कर दिया। तो ये चीज़ है कि आपको अपने जो मिडल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, जो प्रॉपर बैट्समैन हैं, उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और मिडल ऑर्डर को कहीं न कहीं रीअरेंज ज़रूर करना पड़ेगा। ट्रू ज़ेब भाई आशिक भाई जी, जी। सॉरी, एक कमेंट आया है हमारे शबीर भाई, कह रहे हैं आशिक भाई जब मैच देखते हैं तो पाकिस्तान मैच हार जाता है। तो मैं तो फिर 92 से मैचेस देख रहा हूँ, इस तरह तो पाकिस्तान एक डिजास्टर टीम होनी चाहिए अभी तक। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जीत रहा है। शबीर भाई हमारे बड़े प्यारे भाई, हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा है और हमारे साथ उनका हंसी मजाक चलता रहता है। एक यहाँ पर बात मैं बस ऐड करना चाहूंगा, जो आपने कल कहा कि जमान खान वाज अ गुड फाइंड, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक वाज आल्सो अ वेरी गुड फाइंड ऑफ ओडीआई। जो कल हुँ, उन्होंने हुँ। परफॉर्म किया, मुश्किल सिचुएशन थी, बॉल काफी स्पिन हो रहा था, फिर भी उन्होंने काफी अच्छे तरीके से जो इनिशियल फेज था मैच का वो संभाला। और मेरे ख्याल में उस बच्चे को अगर चांस दिया जाए तो आगे वो एक एसेट साबित हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। जो भाई भी हमारे साथ ऑनलाइन है उन सबको वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग। जी जोएब भाई आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। जैसे मैं ये पूछना चाहता था, ये इफ्तिखार कह रहे हैं कि बड़े रिलायबल हैं। मैं ठीक है उनकी बैटिंग और उस सब से रिलायबिलिटी करता हूँ, लेकिन उनकी फील्डिंग और कैच मिसिंग की रिलायबिलिटी के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखें जी, इफ्तिखार कहीं ना कहीं हमारी इस वक्त जो ज़रूरत है ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, वो इफ्तिखार बिल्कुल उस पर फिट बैठते हैं। हाँ, हुँ। फील्डिंग उनको ऐसे पॉइंट्स पे नहीं देनी चाहिए जहाँ पर वो ना कर सके। मेरे ख्याल में उनको स्लिप कॉर्डन तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वहाँ से उनको फौरन हटा दें। ठीक है, कहीं दूर दराज के इलाके में उनको फील्डिंग दें, जहाँ पर चाचा और उनकी उदास सोचें उनको लेके चलती रहें। लेकिन मजाक बरतरफ, वो बहुत ही अच्छे और समझदार बैट्समैन है। अगर वो रिजवान का साथ हुँ, ना देते तो डेफिनेटली आपको कल एक बहुत ही थका हुआ मैच देखने को मिलता। और ट्रू। एक अच्छा प्लेयर, जैसे पहले आपने कहा कि हम पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं, हम फौरन अपनी टीम के खिलाफ हो जाते हैं। कल मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट देखी जो शोर कर रही थी कि जी सरफराज को वापस लेके आए। लेकिन जी, एक अच्छी इनिंग्स खेली रिजवान ने एक मुश्किल हालात में, और उन्होंने साबित किया कि वो वाकई एक अच्छे बैट्समैन है। तो हमें ट्रू। हमारी टीम की हर हाल में सपोर्ट करनी चाहिए। और सोशल मीडिया नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उन लोगों तक भी पहुंचती है और डेफिनेटली बिल्कुल, उनके लिए वो कुछ अच्छा मोरल बूस्टर नहीं होता। तो हमें ये ट्रू। चाहिए कि अपनी टीम की सपोर्ट करें, अच्छे पॉइंट्स को आप हाईलाइट करें ताकि किसी का कुछ ना कुछ फायदा हो। तो अब्दुल्ला शफीक एक बहुत अच्छी फाइंड थी और चाचा इफ्तिखार को दूर दराज फील्डिंग दें। सही बात। लेकिन इस इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिज़वान का 86 नॉट आउट वाज़ अ अमेज़िंग थिंग और इफ्तिखार अहमद के भी 47 रन्स। इन दोनों ने मिलके जो 108 रन बनाए, अगर वो ना होते, तो शायद पाकिस्तान वो टोटल भी ना दे सकता जो हम जिसके लिए हम लास्ट बॉल तक इसको डिफेंड करते या देखते, या जो आपके एक बड़ी लिए अच्छी क्रिकेट देखने को मिली वो ना मिलती। जी सर? आपको अच्छा मैच इसीलिए मिला है कि कल के मैच में बिल्कुल ओवरऑल बिल्कुल। देखें तो इफ्तिखार ने, चाहे उसकी बैटिंग हो या उसकी बॉलिंग हो, हमको मैच में हमें पाकिस्तान टीम को वापस लेके आने वाला भी बॉलिंग साइड पे वही था, जिसे हम चाचा कहते हैं। इनफैक्ट वो जिस तरह से भी है जो भी है, लेकिन कल के मैच में हमारी उम्मीदों को 20 ओवर्स के बाद तो उम्मीदें ही कोलैप्स कर गई थी। फिर से वापस लेके आने में इफ्तिखार का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी तरह से बैटिंग में भी जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ी है, मेरे ख़्याल में ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी मैनेजमेंट को और कैप्टन को उस पे ट्रस्ट करना चाहिए और उससे मज़ीद जो है उसको कॉन्फिडेंस देके उसको मोरल जो है वो अप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब बहुत हो गई थी एशिया कप की बात, विनर्स के ऊपर भी हमने बात कर ली। एक इन सबसे बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, वो है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को आप किधर देख रहे हैं? वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है कि हम दोबारा इस तरह बैठ के कोई अफ़सोसनाक तज़िया कर रहे होंगे या ग्रीन शर्ट्स पहन के भंगड़े डाल रहे होंगे? स्टार्ट करते हैं आशिक भाई से। जी ज़ेब, इंशाल्लाह, मैं जैसे मलिक आदिल ने कमेंट किया है कि मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ, तो मैं यही कहूँगा जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो बॉलिंग अटैक अभी की है, उनको जल्दी हुँ, से जल्दी फिट करें। बेशक डंडे मार-मार के फिट करें उनको, लेकिन उनको फिट करें तो आपके पास एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग होगी। फील्डिंग कहीं आपने कल देखा कि कुछ बेहतर थी फील्डिंग, लेकिन उस पे काम करना चाहिए पाकिस्तानी फील्डर्स को।
और जो बैटिंग लाइनअप है अगर उसको थोड़ा सा शफल करें, कहीं ना कहीं तैयब की जगह बनाए जो पूरे टूर्नामेंट में बेचारे बेंच पर बैठे रहे, तो मेरे ख्याल में हमारे पास एक ऐसी टीम होगी जो कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। तो उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान शायकीन क्रिकेट को एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक जाएगी इंशाल्लाह। मैं यासिर भाई की तरफ जाने से पहले सबको एक बात याद कराता जाऊँ कि इस पेज पे कंपटीशन भी चल रहा है। एशिया कप की विनर टीम प्रेडिक्ट करने पे आपको इनामात मिलेंगे, लाइक आप फ्री सर्विस सुपरफिक्स से कार एसी की, एक्नी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स और सिटी सेंटर के जो है ना गिफ्ट कार्ड्स मिलेंगे। तो आप प्लीज़ अगर ये कमेंट करें नीचे, अपने 5 लोगों को टैग भी करें और ये आंसर्स दें, तो आप भी जीत सकते हैं। ये एशिया कप के फाइनल के बाद इसकी अनाउंसमेंट मैं, आशिक भाई और यासिर भाई मिलके इंशाल्लाह करेंगे विनर्स की। तो प्लीज़ आप इसमें पार्टिसिपेट भी करें। यासिर भाई, ओवर टू यू। सॉरी बीच में मैंने गैप डाला। आप बताइए कि आपके ख्याल से आप इस वर्ल्ड कप के अंदर क्या होता देख रहे हैं? जी, जहाँ तक पाकिस्तानी टीम की बात है तो मैं ही नहीं, आप नहीं, बल्कि दुनिया कहती है कि पाकिस्तान आज भी इंशाल्लाह ये एक फ़ेवरेट टीम है वर्ल्ड कप के लिए। ये बजाय इसके कि हमारे एक मैच में परफ़ॉर्मेंसेस डाउन रही हैं, तो एक मैच की परफ़ॉर्मेंस को कंसिडर ना करें। मैंने शुरू में ये बात की थी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले कि इस वक्त हमें अपनी टीम के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, क्योंकि यही टीम इसमें से कुछ प्लस माइनस होके तो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। एक मैच हारे हैं, एशिया कप से बाहर हुए हैं, परफॉर्मेंसेस ख़राब भी रही हैं, होती हैं परफॉर्मेंसेस, लेकिन ओवरऑल ये है कि पाकिस्तान की टीम का एक जो हैबत है, जो उसका एक रौब और दबदबा है, वो आज भी इन मैचों के हारने के बाद भी पूरी दुनिया की टीम्स पर है और ये रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फाइनल तक ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आशिक भाई, ये एक मैसेज है मैजिशियन उमर भाई की तरफ से कि कल कोई स्काईलाइन के अंदर क्रिकेट का टाकरा हुआ है, उसके बारे में आप कोई राय देना चाहते हैं? जी, मैं एक्चुअली इससे अवेयर नहीं हूँ कि कल क्या हुआ है, लेकिन वो अपनी टीम को शायद पाकिस्तान टीम और मुखालिफ टीम को श्रीलंकन टीम कह रहे हैं, तो मजीशियन उमर की टीम शायद ये मैच हार गई है, बड़े कम हुँ, मार्जिन हुँ। से हारी होगी। तो हुँ, हुँ। आप लोग देखते ही रहते हैं, हमारे पास यहाँ पे मोहम्मद फैसल भी लाइव पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यूएई की क्रिकेट को काफ़ी प्रमोट करते हैं, लाइव आते हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम ये करेंगे, एशिया कप के बाद हम जो मजीशियन उमर के सारे मैचेस हैं, उन पे भी हम एक नज़र रखेंगे ताकि उन पे भी तज्ज़िया किया जा सके। लेकिन ये तो आप चलें, सबको फिर पता है कि जो कैप्टन्स हैं हमारे, उनका एक सीरीज़ जो है वो रेगुलरली होती रहती हैं, जिसमें मजीशियन हुँ, उमर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो हुँ, हुँ। हम कोशिश करेंगे कि अगली किसी लाइव में मजीशियन उमर को भी साथ लेके आएँ, वर्ल्ड क्रिकेट पे बात करने के साथ-साथ उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है और उनके भी आगे के क्या प्लान है, जैसे सुपर फिक्स का आगे सीज़न 2 का प्लान है, उस पे बात भी करते हैं। तो मजीशियन से भी हुँ। बात करेंगे, वो भी हमारी मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं, तो उनको भी किसी दिन लाइव लेके आते हैं और लोगों को उनकी बातें भी सुनाते हैं। डेफ़िनिटली। तो आशिक भाई ने बड़ी प्यारी बात स्टार्ट कर दी है, सुपर फिक्स सीज़न 2 वर्ल्ड कप के बाद एक और टाकरा भी आ रहा है, जो कि शायद दुनिया टेप बॉल क्रिकेट का सबसे यूनिक और बड़ा टाकरा है। क्योंकि बहुत कम टेप बॉल के टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की टीम, डेफ़िनिटली ऑफ़िशियल टीम्स नहीं हैं, बट लेकिन प्लेयर्स उन कंट्री से आ रहे हैं, फ्लाई इन कर रहे हैं। और शारजाह जैसे क्रिकेट के मैदान में, जहाँ के छक्के ने आज तक जो है ना उस ग्राउंड को हमेशा के लिए अमर कर दिया हुआ है। तो यासिर भाई, आपको क्या लगता है कि ये सीरीज़ सीज़न 2 इस दफ़ा कैसा होगा? कितनी टीमें होंगी? आप क्योंकि मीडिया भी देख रहे हैं सुपर फिक्स का, तो यू आर द वेरी राइट गाय टू एडवाइस अस और हमें बताएँ कि आप इस सीज़न को कैसा होता देख रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि टेप बॉल क्रिकेट को स्ट्रीट से उठाकर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में लाने के लिए सुपर फिक्स की खिदमात को कभी भूला नहीं जाएगा। टेप बॉल क्रिकेट को एक नई ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि मिली है। बहुत सारी जगहों पर टेप बॉल होती है, लेकिन सुपर फिक्स स्पेशली जो हमारे नवीद भाई हैं और उसके अलावा खावर भाई हैं, फिर पूरी एक मैनेजमेंट टीम इसके पीछे काम करी है। शायद लोगों को ना पता हो, लेकिन ये हकीकत है कि सुपर फिक्स सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक मुकम्मल मैनेजमेंट टीम है जो कि हर एक डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। हर एक एक्सपर्ट उसमें बैठा हुआ है जो कि अपने-अपने हिसाब से, एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उसको लीड कर रहे हैं। जब आपके पास इतनी बड़ी टीम हो, प्रोफेशनल्स आपके पास बैठे हों और आप इस बात का सिर्फ सबूत है कि जब आप टेप बॉल क्रिकेट को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में लेकर जाके खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी सी कामयाबी का कोई सबूत नहीं है। दुनिया इस बात की मिसाल देती है कि पाकिस्तानियों ने और फिर सुपर फिक्स ने टेप बॉल को स्ट्रीट से, गलियों से उठाकर, पार्किंग क्लास स्लॉट से उठाकर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम पहुंचा रही है। हमारी व्यूअरशिप पिछले सीज़न की देखें, एक और इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमने
पूरी दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान ने टेप बॉल क्रिकेट में एक नई तारीख रकम कर दी है। अब मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े टूर्नामेंट्स लेदर बॉल के साथ-साथ अब आपको टेप बॉल में भी नज़र आते हैं, चाहे वो शारजा हो, दुबई हो। जैसे बात की है आशिक भाई ने, के म्यूजिशियन उमर साहब भी हैं, टेप बॉल को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहे हैं यूएई में। पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे बड़ी प्रमोशन हो रही है। लेकिन यही बात है कि आपके अब स्टार्स जो हैं हर कंट्री के, उनको ये मौका दिया गया है सुपर फिक्स ने कि वो आकर इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। जब आपके पास सामने खिलाड़ी इंडिया से खेल रहे हों, खिलाड़ी आपके पास ओमान से खेल रहे हों, खिलाड़ी सऊदी अरब की टीम से हों, तो एक और ज़बरदस्त इमेज बनता है टेप बॉल क्रिकेट में। तो मैं समझता हूँ कि सीज़न 2 इंशाल्लाह जिस तरह से अभी से मेहनत जारी है, मीडिया पे हो रही है, सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, तो अभी से जो सारी एफर्ट्स हो रही हैं, तो मैं ये यकीन दहानी करवा सकता हूँ इंशाल्लाह कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट फिर से ये सीज़न 2 कामयाबी की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह। आशिक भाई, बिफोर साइनिंग ऑफ, वेरी लास्ट क्वेश्चन, आप एक्टिविटीज डायरेक्टर हैं सुपरफिक्स के, तो आप क्या देख रहे हैं क्रिकेट के अलावा? इस दफा क्या एक्टिविटीज आप क्रिकेट के मैदान में लेके आ रहे हैं? देखें, आप मुझे अगर सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें तो जैसे यासिर भाई ने बताया है कि सुपर फिक्स के जो चेयरमैन हैं नवीद भाई हैं और वाइस चेयरमैन हैं खबर लतीफ़ हमारे भाई, जो कि आइकॉनिक्स हैं। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इनकी टीम का। नवीद भाई वो हैं जो इस सुपर फिक्स टूर्नामेंट कराने से पहले एक और टूर्नामेंट करा चुके थे और यूएई में होने वाली काफ़ी सारी क्रिकेट को वो स्पॉन्सर कर रहे थे। और हमारे भाई जो खबर लतीफ़ हैं आइकॉनिक से, उनका भी सेम था। उन्होंने अपना तो कोई टूर्नामेंट सुपर फिक्स से पहले नहीं करा था, लेकिन हर अच्छे होने वाले इवेंट में वो कहीं ना कहीं ज़रूर शामिल रहते थे। और उन दोनों ने मिलकर जब ये चेन स्टार्ट की है सुपर फिक्स चैंपियनशिप टेप बॉल, तो बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। और उन्होंने फिर जो टीम बनाई उसमें मजिशियन उमर को डाला, जो कि यूएई की क्रिकेट को देखकर चलते हैं। दाऊद बोज को पाकिस्तान से उन्होंने इसमें शामिल किया, जो कि पाकिस्तान की सारी क्रिकेट देखी हुई है। बाकी 3 हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यासिर भाई हमारा मीडिया देखते हैं, जो कि खुद एक K2 टीवी के एंकर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट के लिए काम भी कर रहे हैं। और हमारे जो सोशल मीडिया डायरेक्टर तो आप सर माशाल्लाह ज़ैब भाई, आप तो ब्रांड भी प्रमोट करें। थोड़ी सी टी शर्ट को ऐसे कर दें एक बार प्लीज़। और जी बहुत शुक्रिया। सुपर फिक्स ग्रुप सामने आ गया है। एक्टिविटीज़ डायरेक्टर मैं हूँ, एक्टिविटीज़ पे आता हूँ। इसके अलावा हमारे पास उस्मान लाहौरी हैं, जो कि यूएई की क्रिकेट में बहुत ही जाना माना नाम है। सज्जाद अब्बासी भाई हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनाइज करते हैं सारे मैचेस और बहुत अच्छा लेकर चलते हैं। शबीर भाई यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमारे साथ लाइव थे, वो हमारी सारी लॉजिस्टिक्स देखते हैं। तौकीर भाई हैं, जो कि ग्राउंड को मैनेज करते हैं। और एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास, जैसे मैंने लास्ट लाइव में भी कहा, इस बार होंगे बहुत सारे इनामात, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और हर एज ग्रुप के लिए हमारे पास इनामात होंगे। और उसके अलावा हर दिन 2 उम्रे के टिकट अनाउंस किए जाएंगे, जो कि लोग वहाँ पर आएंगे, उनको एक स्पेशल कूपन दिया जाएगा, उस पर अपने नाम लिख के एंट्री करेंगे और लकी ड्रॉ में 2 उम्रे की लोग शहादत हासिल करेंगे। हर दिन टोटल 6 टिकट्स होंगे। तो मैं जो भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर दिसंबर की 1 या 2 या 3 तारीख, जब मौसम भी बड़ा अच्छा होगा, आप ज़रूर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में आएँ। 2-3 चीज़ें तो आपके लिए वहाँ बिल्कुल तैयार होंगी। एक तो बहुत अच्छी क्रिकेट, दूसरा पाकिस्तान और दूसरे ममालिक, जैसे जिन ममालिक से मैंने नाम लिए थे कल भी, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यूएई के प्लेयर्स हैं, वो सारे प्लेयर्स वहाँ पर होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनामात की एक बरसात होगी, एक बारिश होगी, जहाँ पर आया तमाशाई इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर जीत कर जाएंगे। और आपने बड़ा अच्छा एंड पे उस दिन इजाफा किया था कि ये काम जो भी हम करते हैं खिदमत खल्क के लिए करते हैं, तो एंट्री बिल्कुल फ्री होगी इस इवेंट में। बिल्कुल, ये थैंक यू वेरी मच आशिक भाई, थैंक यू वेरी मच यासिर भाई, आपके टाइम का। बड़ा मज़ा है आपसे गुफ्तगू करके। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब एशिया कप के फाइनल के बाद हम दोबारा एक दफ़ा डेरा जमाएँगे और इंशाल्लाह। देखेंगे कि आशिक भाई इंडिया के साथ जीते हैं या यासिर भाई श्रीलंका के साथ जीतते हैं। और दोनों जब केसेस में जो भी ये ट्रीट देंगे वो उसमें मैं शामिल होऊँगा, तो आई विल बी जब द मैं पार्ट ऑफ द कहता हूँ पार्टी। कि इंडिया जीतेगी, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी। बिल्कुल हाँ, सर, समझ गया आप क्या बिल्कुल कह सर। रहे हैं, लेकिन स्टिल श्रीलंका की जो एफर्ट्स हैं, जो टीम वर्क है उनका, उसको भी हुँ, आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह। आपके तो साथ, क्योंकि मैंने कहा था पाकिस्तान जीतेगा तो श्रीलंका जीत गया। अब मैं कह रहा हूँ कि इंडिया जीतेगा, तो मतलब लेट्स सी। हम दोनों एक ही पेज पर हैं। चलें, बस वो आशिक भाई थोड़ा न्यूट्रल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने लॉक किया हुआ है उनके लिए क्योंकि इंडिया। मुझे फिर अगले लाइव में और आपने पकड़ लेना। बिल्कुल सर, तो बाकी आपको मैं दोबारा कर रहा हूँ, एशिया कप का करेक्ट विनर आप जो है ना यहाँ पे कमेंट में लिखें, अपने 5 दोस्तों को टैग करें।
लकी विनर्स को हम सुपरफिक्स की तरफ से फ्री कार एसी सर्विस भी देंगे। उसके अलावा मेरे पास कुछ सिटी सेंटर के वाउचर्स भी हैं जो देंगे, और आइकॉनिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बेस्ड ऑन द कुरंदाजी। और वर्ल्ड कप के लिए भी हम एक नया कंपटीशन लेके आएंगे, तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करें कौन जीतेगा आपके हिसाब से, कौन सी टीम विनर होगी और कौन सा बैट्समैन हाई स्कोरर होगा। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन 2 क्वेश्चंस के राइट आंसर्स के ऊपर यू विल विन द रिवॉर्ड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नए शो के साथ, अपने हंसते बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते यासिर और आशिक भाई के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज भाई, थैंक यू वेरी हाफिज। मच। ज़ुहैब भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू।